देखो बच्चों, कल मैंने आप लोगों को टेक्सोनॉमी समझा दिया था, सिस्टमैटिक समझा दिया था, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं था। टेक्सोनॉमी के अंदर मैंने आपको ट्रिक बताई थी CINC, और सिस्टमैटिक्स में CINC प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोलो, कुछ भी बोलो, करता है। अब आता है कि भाई टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज मेरे पास क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की डेफिनेशन क्या है। एक और वर्ड आता है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की बोलता है इसको, हायरार्की बोलता है। थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ, क्या बोलता है। दो टर्म्स देखो, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड टेक्सोनॉमिक हायरार्की। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी का मतलब होता है द सिस्टम ऑफ अरेंजिंग डिफरेंट कैटेगरीज और रैंक्स, मतलब अलग अलग कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स को जब मैं एक जगह अरेंज करना चाहती हूँ, उसको अरेंज करने में क्या सिस्टम यूज कर रही हूं मैं, सिस्टम ऑफ अरेंजिंग अलग अलग कैटेगरीज को, उसको बोलेंगे टेक्सोनॉमिक हायरार्की। और सॉरी, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। जब मैं इन सब ऑर्गेनिजम्स को उनके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रही हूं, उसको बोलेंगे टेक्सोनॉमिक हायरार्की। उस सिस्टम को बोलेंगे कैटेगरी, उस ऑर्डर को बोलेंगे कि असेंडिंग में है डिसेंडिंग में, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। दोनों टर्म सबको क्लियर हुआ है नहीं? मैम। यस मैम। यस मैम। आया समझ में? थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, बिकॉज हमारी डेली लाइफ से रिलेट नहीं करता है वाला मैम टॉपिक, प्लीज इसलिए कंफ्यूजन आ मैम, सकती है। बट नहीं आया समझ। दोबारा बोलो, एक एक करके बोलो। मैम प्लीज रिपीट अगेन, आई कांट अंडरस्टैंड। मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स है, अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स हैं, है या नहीं है? अगर मैं यहाँ पे आप सब स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज करना चाहती हूँ, और मैंने कैटेगराइज करने के लिए भाई एक सिस्टम यूज कर लिया कि मेरे पास जिन जो बच्चों के 90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं उनको ग्रुप ए में डाल दिया, जिनके 90 से 80 के रेंज में आ रहे हैं उनको ग्रुप बी में डाल दिया, ठीक है, जिनके 80 से कम रेंज में आ रहे हैं उनको ग्रुप सी में डाल दिया। तो ये जो सिस्टम है मेरा, इस सिस्टम को बोलेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। फिर अगर मैं आप लोगों को अरेंज कर रही हूँ कि भाई 100% वाला जो मार्क्स लेके आ रहे हो सबसे पहले, फिर 99%, फिर 98 वाला, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये कौन सा ऑर्डर हो गया? पहले सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, डिसेंडिंग ऑर्डर ना? डिसेंडिंग है या असेंडिंग है? डिसेंडिंग। या फिर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दूं, पहले सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो ये क्या है? असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करना, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। सिस्टम क्या यूज किया मैंने? आपके मार्क्स के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अरेंज कैसे कर रही हूँ? असेंडिंग या डिसेंडिंग में, उसको बोलेंगे हायरार्की। क्लियर? अब आया बेटा? यस मैम। कोमल को अभी भी वॉइस ब्रेक हो रहा है, कोमल के लिए क्या किया जाए? कोमल बेटा एक बार आप ना अपने फोन में ना एयरप्लेन मोड करो, एयरप्लेन मोड करके देखो, शायद वॉइस सही आ जाए। बिकॉज अगर बाकी बच्चों को सही आ रहा है तो इट मीन मेरी साइड से तो इशू नहीं है, आपकी साइड इशू होगा। या फिर मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगी, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो परेशान मत होना। फिर आता है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, कि ये जो मैंने कैटेगरी बना दिया, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, हर एक कैटेगरी को एक टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में एक नाम दिया जाएगा, टेक्सोन। तो मैंने जो आपका ग्रुप ए बना दिया, ग्रुप बी बना दिया, ग्रुप सी बना दिया, इसको मैं क्या बोलूंगी? टेक्सोन। टेक्सोन को कौन इंट्रोड्यूस करके लेके आया था मेरे सामने? ICVN। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICVN? हैंड रेज करो, कौन बताएगा? हैंड रेज, हैंड रेज। मैम क्या पूछा आपने? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। वेरी गुड। लेकिन मैंने कहा था सिर्फ हैंड रेज करना है, हैंड रेज करना था भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ICVN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। कब दिया था ये टर्म टेक्सोन? 1956 में। बच्चों क्वेश्चन आता है इस पे, याद रखना। टेक्सोन टर्म सबसे पहले ICVN ने इंट्रोड्यूस किया था 1956 में। बिकॉज कोई आपसे टेक्सोनोमिक हायरार्की की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, कोई कैटेगरी की डेफिनेशन नहीं पूछेगा। एंड टेक्सोन इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। भाई क्लासिफाई करने की मेरे पास एक बेसिक यूनिट है। मैम 1956 एनसीईआरटी में तो लिखी नहीं है। एनसीईआरटी में इतना ज्यादा डिटेल दे नहीं रखा होगा। ये जो नोट्स है ना, ये इंपॉर्टेंटली सिर्फ नीट के लिए है,
इसमें जो लाइन लिख दी है ना, मीन्स वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ होगा। आपको पता है नीट एग्जाम में अगर हम कंसीडर करें 90% एनसीईआरटी से आता है, लेकिन कुछ पार्ट होता है 10% जो आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आता है। तो ये मत कंसीडर करके चलना एनसीईआरटी इनफ है। एनसीईआरटी इनफ है पास होने के लिए, अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए। रैंकर बनने के लिए एनसीईआरटी इनफ नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स 700 तक जाएं, एम्स दिल्ली मिले, तो थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना पड़ेगा। सारे चैप्टर्स में उतना आउट ऑफ एनसीईआरटी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी जितना सफिशिएंट है, ठीक है। चलो, फिर इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास टेक्सोनोमिक हायरार्की को किसने प्रपोज किया था। टेक्सोन वर्ड किसने दिया था, आईसीबीएम ने दिया था। टेक्सोनोमिक हायरार्की को प्रपोज किया था कैरोलस लीनियस ने, एंड इसी को फिर हमने लीनियस हायरार्की भी बोल दिया था। इस लीनियस हायरार्की में क्या होता है, इन्होंने एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले सबसे छोटी, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है क्लासिफिकेशन की, स्पीसीज। देखो इन्होंने डायरेक्टली लिखा है भाई असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। और अगर मैं आप लोगों को इसकी ट्रिक बताऊं ना, इसकी ट्रिक होती है ये कप कॉफ गस, याद रखना है कप कॉफ गस। रिपीट आफ्टर मी, कप कॉफ गस। के फॉर क्या होता है बच्चों, के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की, वो स्पीसीज है। ये याद रखना। मैम सब स्पीशीज भी तो होती है। हाँ जी मैम सब स्पीशीज भी तो होती है। हम सब स्पीशीज भी होती है, लेकिन जो हमारा टेक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर है एग्जैक्टली वो स्पीशीज। ऐसे तो अगर आप लेंगे क्लास के ऊपर सुपर क्लास होती है, क्लास के नीचे सब क्लास होती है, ऑर्डर के ऊपर सुपर ऑर्डर होता है, उसके नीचे सब ऑर्डर होता है। ऐसे तो बहुत सारी है। जो हमारी रिलेवेंट एंड जो टेक्सोनोमिकल हायरार्की के अंदर दिया हुआ है वो हमारी है। किंगडम के ऊपर डोमेन भी आता है, कीप डीपी क्लीन और फैमिली गेट सिक। हाँ कुछ भी कर लो पंकज, इट्स अप टू यू। अर्पित आया समझ में? हम पढ़ते हैं ना अभी, जो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। फिर उसके बाद हमारे कार्ल वोर्थ साइंटिस्ट थे जिन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने 3 डोमेन्स बना के दे दिए थे। किंगडम से बड़ा डोमेन, मैम आर्की बैक्टीरिया डोमेन में आता है। आर्की बैक्टीरिया डोमेन में आता है, आर्की। लेकिन हम पढ़ते अभी तक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 6 किंगडम वाला नहीं पढ़ते। आर्की बैक्टीरिया को हम किंगडम मोनेरा के अंदर ही पढ़ते हैं अभी भी। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया उसके अंदर, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया स्पीसीज। और जब भी हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखा था बच्चों, स्पीसीज को हमने कहाँ पे लिखा था, एंड में लिखा था या नहीं लिखा था? यस मैम। वो आप लोगों को याद रखना है। फिर इसके बाद स्पीसीज के नीचे था जीनस, और इन्होंने देखो अरेंज कैसे किया हुआ है इनको, स्पीसीज, जीनस, फिर फैमिली लिख दिया, फिर ऑर्डर लिख दिया, फिर क्लास लिख दिया। लेकिन ऑर्डर जो मैंने आप लोगों को बताया ये याद रखना है, बिकॉज इस ऑर्डर पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लेंगे, असेंडिंग में पूछ लेंगे। सबसे बड़ा किंगडम, किंगडम से फिर छोटा, तो ये ऊपर से नीचे कैसा ऑर्डर हो गया मेरे पास, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में पूछेंगे तो ऐसे लिख देना, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। कर लोगे? याद रहेगा ना सबको? यस मैम। फैमिली, जीनस और फैमिली, ऑर्डर, देन क्लास, देन हमारे पास डिवीजन, फाइलम, ई फॉर फाइलम। फाइलम को ही हम डिवीजन भी बोल सकते हैं। देन इसके बाद आता है आपका, ये रहा यहाँ पे हमारा किंगडम। किंगडम कितने होता है टोटल? 5 किंगडम होता है मेरे पास। किसने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर साइंटिस्ट ने दिया था ये। 5 किंगडम कौन कौन से होते हैं? मोनेरा, प्रोटेस्टा,
फंजाई, प्लांट एनिमल फांसी, एनिमेलियम। एनिमेलिया, ये होता है। अब इन पे जो क्वेश्चन आता है ना, देखो क्वेश्चन किस टाइप का आता है थोड़ा सा समझना। क्वेश्चन जनरली आपका पूछा जाता है, सपोज आपका फेलिडी नाम दे दिया या फिर कैनेडी नाम दे दिया, आपसे पूछेंगे कि भाई ये फैमिली है किसी का, ये जीनस है या ये क्या है, तो आपको क्या याद रखना है, इनके सफिक्स याद रखना है। सफिक्स होता है या प्रेफिक्स होता है? ये मैम सफिक्स। सफिक्स। सफिक्स होता है, प्रेफिक्स आगे आता है प्रेफरेंस में। प्रेफरेंस आगे वाले को दी जाती है ना, सफिक्स। तो सफिक्स से आप लोग पहचान सकते हो कि भाई जिसके एंड में DAE या फिर AE भी होता है सिर्फ वो आएगा, तो हम उसको बोलेंगे कि वो फैमिली से बिलोंग करता है, तो अलग अलग फैमिली से बिलोंग कर रहा है ये। ऑर्डर के अंदर जनरली क्या आएंगे हमारे पास, या फिर इसके अंदर EAE भी आ जाता है, फैमिली के अंदर EAE। इन सफिक्स से हम लोगों को याद रखना है। और सफिक्स इसके अंदर सबसे पहले, इसके अंदर देखो किंगडम के अंदर भी लास्ट में AE आता है, ये भी हमारा। फाइलम का कोई मेरे को बता सकता है, फाइलम का क्या होता है सफिक्स? एनीवन? मैम फाइटा। क्या बताया? मैम फाइटा। ओके, चलो फिर इनको ना एक काम करते हैं, अलग से नोट्स बना के इनको लिख लेते हैं कि किसका क्या होता है, सो दैट हमारे सामने अगर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको पहचान पाए। लिखो सबके सब, नोट्स कल भी बनाए होंगे ना सबने? यस मैम। यस मैम। लिखो चलो। तो सबसे पहले अगर मेरे पास है किंगडम में जनरली कुछ नहीं आता है, फाइलम से याद रखना है। फाइलम को ही हमने क्या लिखा है यहाँ पे, डिवीजन भी फाइलम को बोल सकते हैं। फाइलम के अंदर आता है आपका फाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ऐसे टर्म्स यूज करेंगे हम किसमें, जब हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ेंगे। किंगडम के अंदर अलग अलग फाइलम आएंगे, ब्रायोफाइटा। फिर उसके बाद AE भी हो सकता है, जिम्नोस्पर्म में। हाँ जी, मैम कॉर्ड डेटा एक्सेप्शन है यहाँ पर। कोर डेटा, एग्जैक्टली कोर डेटा हमारा एक्सेप्शनल केस है। क्लास के अंदर बताओ क्या लिखता है, फाइसी लिखते हैं क्लास के अंदर। ऑर्डर के अंदर क्या लिखता है, एल्स। फैमिली के अंदर AC। जीनस के अंदर इस या फिर IM। स्पीसीज के अंदर कुछ भी डिफाइन नहीं होता। क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, फाइलम के ऊपर पूछा जाता है या फिर ऑर्डर या फैमिली, इन तीनों के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इस टाइप के। जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। फैमिली फियोफाइसी, फैमिली के अंदर आता है सोलेनेसी, लिलिएसी। ये सब मैं जब आप लोगों को फ्लावरिंग प्लांट्स का मॉर्फोलॉजी पढ़ा, मतलब ये सब ना आगे आने वाले जितने चैप्टर है सब में आप लोगों को खुद याद हो जाएगा। अभी आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आगे कंटिन्यू करेंगे सब याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। चलो, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आया हुआ है, मतलब प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन, इन सभी कैटेगरीज में से सबसे लीस्ट जनरल कैटेगरी कौन सी है मेरे पास? लीस्ट जनरल मतलब ऐसी कैटेगरी जो इन सब के अंदर मैम कॉमन हो सकती है बट किसी एक स्पीशीज। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये मेरे पास लीस्ट जनरल कैटेगरीज के अंदर आएगी। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट लाइन यहां से ये पूछा जाता है कि कभी भी टू डिफरेंट स्पीसीज, दो डिफरेंट स्पीसीज कभी क्या नहीं करती, इंटरब्रीड नहीं करती ना। यस मैम। टू डिफरेंट स्पीसीज नेवर इंटरब्रीड, ये है, ये याद रखना है आप लोगों को।
सकता है जिसमें दो अलग अलग स्पीसीज इंटरब्रीड करती है और वहां पे एक नया ऑर्गेनिज्म, नई स्पीसीज बन जाती है हमारे पास। जैसे वो म्यूल वाला Yes, बताया ma'am. था, कल ही पढ़ा था ना हमने म्यूल वाला। किस किस के अंदर था म्यूल वाला? डोंकी, Also donkey. On horse. हॉर्स, क्या बनता है यहाँ पे? म्यूल बनता म्यूल, है। Mule. तो बच्चे ये जो डोंकी है ये मेल है, मेल डोंकी लिया जाता है, फीमेल डोंकी लिया जाता है? फीमेल, ये किसका सिंबल है? मेल, मेल। तो डोंकी मेल होता है, हॉर्स फीमेल होता है। और कोई एग्जांपल बता सकता है इसका? मैम टाइगर हाईनी, Ma'am, crocodile couple. अगर मैं हॉर्स मेल ले लूं और डोंकी फीमेल तब क्या बनेगा? देखो, डोंकी मेल लिया, हॉर्स फीमेल लिया तो म्यूल बना। हॉर्स मेल ले लिया, डोंकी फीमेल ले लिया तो उसका नाम रख दे दिया है इनी। अगर टाइगर और लायन के बीच में करा दे तो लाइगर टाइगर, लायन और टाइगर अगेन, तब बनेगा आपका लाइगर। डिफरेंस देखना है यहाँ पे, डिफरेंस। तो इसमें जो ये दोनों होते हैं ये तो हमारे इनफर्टाइल होता है और ये फर्टाइल होता है। मैम लाइगर इनफर्टाइल होता है ना? फर्टाइल होता है लाइगर। लाइगर भी टाइगर भी दोनों फर्टाइल होता है। आया समझ यहां तक सबको? चलो फिर, आज का टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा ना आप लोगों को। चलो, अब लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास, टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर क्या होता है कि हमारे जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने कुछ प्रोसीजर्स मेरे को बना के दे दिए, कुछ टेक्निक्स बना के दे दी कि भाई जितनी बायोडाइवर्सिटी से मेरे को इंफॉर्मेशन मिली उस सब इंफॉर्मेशन को मैं स्टोर करके रखूं अपने पास। क्योंकि अब लोग ये सारा का सारा जो कहानी पढ़ रहे थे हम टेक्सोनोमी के सिस्टमैटिक्स की, क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में देखा था भाई मेरे पास 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है। मैं उन सब की स्टडी करना चाहती थी, उन सब की स्टडी को मैं इजी बनाना चाहती थी। यही था ना मेरा एम, ये सब टॉपिक करने का, Yes, ma'am. है ना? तो अब मैंने सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली, सबको नेमिंग भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब बात ये आती है भाई जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आई, जो डेटा मेरे पास आया, उसको मैं स्टोर कैसे करूं? तो उसको स्टोर करने के लिए टेक्सोनॉमिकल एड्स दिए गए। टेक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन है उन सबको स्टोर कैसे किया जाए उसके प्रोसीजर्स बताएंगे, यहाँ पे उसकी टेक्निक्स बताएंगे। तो हम यहाँ पे कुछ टेक्सोनॉमिकल टूल्स यूज करेंगे। टेक्सोनॉमिकल टूल्स इज ऑल्सो नोन एज टेक्सोनॉमिकल एड्स। जैसे कि आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, फर्स्ट नेम हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन्स, म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क, सुना है? यस, हर्बेरियम के अंदर Yes, क्या ma'am. होता है? हर्बेरियम के अंदर प्लांट्स के स्पेसिमेंस को स्टोर करके रखा जाता है। प्लांट्स के स्पेसिमेन मतलब कोई प्लांट लिया, उसको ड्राई कर दिया, उसको प्रेसिंग करा दिया और उसको एक शीट पे, हर्बेरियम शीट, जब आप लोग अगर कोई बीएससी और एमएससी करोगे ना तो आप लोगों से हर्बेरियम फाइल्स बनवाई जाती है, जिसमें आप लोगों को प्लांट्स के कैटेगरी बता दिया जाएगा कि भाई ये वाला प्लांट लेके आओ, एक टेरिडोफाइट लेके आओ, एक जिम्नोस्पर्म लेके आओ, या स्पीसीज बता देंगे, कलेक्ट करो इधर उधर से। इवन 11वीं या 12वीं में भी कराई जाती थी, मेरे स्कूल में तो कराई गई थी ये। फिर हम लोगों को एक फाइल बनानी होती थी बड़ी सी, उस फाइल के अंदर पहले उस प्लांट को हम सुखाते थे या फ्लावर वगैरह जो भी लेते थे उसको सुखाते थे, उसको प्रेस करते थे उसके ऊपर और पेस्ट कर देते थे पेज पे। फिर उस फ्लावर की, उस प्लांट की, उसका किंगडम लिखते थे, किस किंगडम से है, किस फाइलम से है, किस क्लास से, उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसी पेज पे लिखते थे। जब एग्जामिनर आता ना प्रैक्टिकल्स के टाइम पे तब होता था ये, आप लोगों के साथ भी होगा, ठीक है? तो जो फाइल बनाता है ना उसको बोलता है हर्बेरियम फाइल। बिगेस्ट हर्बेरियम हमारे वर्ल्ड का कौन सा है? रॉयल बोटानिकल गार्डन इन क्यू, इंग्लैंड में। सबसे बिगेस्ट हर्बेरियम इंडिया का कौन सा है? सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम एट शिवपुर, कोलकाता में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
एनसीईआरटी में मिले या ना मिले, जितना मैं यहाँ पे बता रही हूँ, एक पॉइंट आप लोगों की नोटबुक में लिखा होना चाहिए। लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो आप लोग इस सबको साथ साथ, ये बाद में लिखोगे, अभी सिर्फ समझ रहे हो। शाम शाम कल ही मजा आ रहा था क्लास में, या कल फर्स्ट क्लास का जोश था, आज सब फिनिश हो गया। अब भी समझ रहे हैं। अच्छा अभी समझ रहे हो, चलो कोई नहीं। चलता है। बोटानिकल गार्डन्स का नाम तो सबने सुना होगा, जिसमें हम लोग प्लांट्स को स्टोर मतलब मेंटेन करके रखवाते हैं फॉर बोथ प्योर एंड अप्लाइड स्टडीज। वहां पे हम लोग स्टडीज वगैरह करने के लिए बोटानिकल गार्डन, एग्जांपल्स याद रखना। सबसे फेमस बोटानिकल गार्डन रॉयल बोटानिकल गार्डन जो ऊपर बताया, उसी के अंदर सबसे बड़ा हर्बेरियम भी है, वही हमारा सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन है। इंडियन बोटानिकल गार्डन है, हावड़ा इंडियन के अंदर है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इसके ऊपर बच्चों नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। लखनऊ के अंदर कौन सा बोटानिकल गार्डन है? नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। फिर आते हैं म्यूजियम्स। म्यूजियम्स के अंदर आप लोगों को पता है क्या होता है? प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमेंस होता है ना। बड़े बड़े जार में प्लांट्स को एनिमल्स को लगा देते हैं। इंसेक्ट्स को प्रिजर्व करते हैं, इंसेक्ट्स बॉक्स में उनको कलेक्ट करेंगे, किल करेंगे, फिर उनको पिनिंग करेंगे। लार्ज एनिमल्स होंगे, बर्ड्स और एनिमल्स यूजुअली स्टफ्ड, एंड उनको प्रिजर्व करके रखेंगे। ये होता है। कभी डेफिनेशन में क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ क्वेश्चनिंग कहाँ से आता है? इनके ऊपर आता है, जो मैंने ये वाले पॉइंट्स बताए, इनके ऊपर क्वेश्चनिंग मिलेगा। जूलॉजिकल पार्क्स क्या होता है? गए हो कभी जू में? दिल्ली से हो, दिल्ली में जू में तो गए ही होंगे। यस मैम। तो जूलॉजिकल पार्क्स में क्या होता है? वाइल्ड एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं, कि उनको प्रॉपर केयर कराता है, उनको नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल हैबिटेट कराता है, वही जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मेरे पास की। ये चाबी वाली की है, कुछ और है? बताओ। देखो मैम इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए जाते हैं। हाँ, इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए जाते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब मैं समझाती हूँ आप लोगों को। जैसे कि हाइट है, हाइट में मैं बोल रही हूँ कि भाई मेरे पास दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, एक होंगे टॉल और एक क्या होगा? द्वार, है ना। जैसे कि स्किन कलर है, स्किन कलर के अंदर दो कॉन्ट्रास्टिंग, एक डार्क कलर होता है और एक लाइट होता है, फेयर होता है। तो इन दोनों कैरेक्टर्स को हम बोलेंगे कि दीज कैरेक्टर्स आर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो इन्हीं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बेसिस पे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को हम कपलेट भी बोलते हैं, इन्हीं के बेसिस पे कीज बनाई जाती है। कीज का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई करना प्लांट्स या फिर एनिमल्स को, कि भाई उनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिसिमिलैरिटी है। जैसे मेरे सामने दो मंकी हैं, दोनों मंकी के अंदर मैंने की फीडिंग हैबिट, खाने की हैबिट सेम है, दोनों मंकी का रिप्रोडक्शन फेज सेम है। मतलब एक मंकी है, एक मंकी की दूसरी स्पीसीज है, ऐसे ले लो। मंकी की भी तो अलग अलग स्पीसीज होती है, अलग अलग स्पीसीज ले लिया हमने, फिर उनके अंदर मैं देखूंगी कि भाई क्या क्या सिमिलैरिटी है, क्या क्या डिसिमिलैरिटी है। उसको मैं बोलूंगी कि भाई मैं यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स लेके सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी स्टडी कर रही हूँ। उन कैरेक्टर्स को मैं बोलूंगी कि भाई ये की है। हर एक स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड। कोई भी स्टेटमेंट अगर मैं दूंगी कि भाई ये मंकी है मेरे पास, इस मंकी का और इस मंकी के बीच में रिप्रोडक्शन साइकिल बिल्कुल सेम है, तो उस स्टेटमेंट को मैं बोलूंगी कि भाई दिस इज अ लीड। क्वेश्चन सिंपल आएगा बिल्कुल। की का यूज कहाँ किया जाता है? की आर यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। क्लियर? यस मैम। फिर यस मैम। मोनोग्राफ क्या होता है, मैनुअल क्या होता है, फ्लोरा क्या होता है और कैटलॉग क्या होता है? सबसे पहले मोनोग्राफ। मोनोग्राफ का मतलब होता है इसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन रख देते हैं हम उठा के टेक्सॉन्स की। कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सॉन, मतलब ये एक पर्टिकुलर ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर एक टेक्सॉन की इंफॉर्मेशन रहेगी। मोनोग्राफ उस इंफॉर्मेशन को दे दिया। या फिर जैसे होता है ना कि मेरा लैपटॉप है, मैंने अपने लैपटॉप में एक फोल्डर बना दिया कि भाई जिस फोल्डर आप लोगों का बैच है, आप लोगों की जितनी भी क्लासेस मैं लूंगी, उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग और उन क्लासेस के नोट्स में एक फोल्डर में डाल दूंगी। उस फोल्डर को मैं बोल रही हूँ कि भाई ये मोनोग्राफ है।
अभी मैं लैपटॉप के केस में उसको फोल्डर बोल रही हूँ, लेकिन जब मैं प्लांट्स एनिमल्स को क्लासिफिकेशन के टर्म में बोलूंगी, मैं उसको मोनोग्राफ बोल दूंगी कि भाई इसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन है टेक्सॉन्स की। आया समझ में? जैसे एक लैपटॉप में फोल्डर बना देते हैं, अपने आप लोग भी बनाते होंगे, एक फोटोज का फोल्डर बना दिया, ये मेरा फोल्डर है, मेरे भैया का है, मेरी दीदी का फोल्डर है, होता है ना? अरे यस मैम तो बोल दो। यस मैम। फिर आता है मैनुअल का मतलब क्या होता है? मैनुअल, मैनुअल नेम देना किसी को, मतलब किसी एरिया के अंदर कोई स्पीसीज पाई जा रही है तो उस स्पीसीज को एक नाम देना अकॉर्डिंग टू देयर एरिया। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। जैसे कि आप लोग सब दिल्ली से हो, दिल्ली वालों को डेलियाइट्स बोलता है ना, डेलाइट्स। आईआईटी को आईआईटी को आईआईटीएंस बोल देते हैं, है ना? और जैसे एसआरएम है, मैंने एसआरएम से अपना एमएससी किया, एसआरएम आई उनको बोल देते हैं। तो एक प्रॉपर नेम प्रोवाइड करा दिया, जिस नेम से मेरे को पता चल रहा है कि भाई मैं किस एरिया से हूँ, मैं किस कॉलेज से पढ़ के आई हूँ, या मैं किस एरिया से बिलोंग करती हूँ, कहाँ की मैं हूँ, उसको बोलेंगे मैनुअल, मैनुअल्स। है ना? ये होगा। फिर आता है फ्लोरा एंड एक होता है फौना। फ्लोरा का मतलब क्या होता है? प्लांट्स। स्पेलिंग दूसरी है, देखो कंफ्यूज नहीं होना, वो FLAURA है, एक होता है FAUNA, फ्लोरा एंड फौना, ये दूसरा फ्लोरा है। इस फ्लोरा का मतलब क्या है? इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होगी, कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। कि मेरे पास एक एरिया दे दिया कि भाई ये दिल्ली है, इस दिल्ली के अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन से रीजन्स में प्लांट्स पाए जा रहे हैं, किस किस क्वालिटी वाले प्लांट्स पाए जा रहे हैं। जैसे मैंने बोल दिया वेस्ट दिल्ली के अंदर मेरे को सारे फ्लावरिंग प्लांट्स मिल रहे हैं, और ईस्ट दिल्ली के अंदर मेरे को सारे जिम्नोस्पर्म्स मिल रहे हैं, ठीक है? नॉर्थ दिल्ली के अंदर मेरे को सारे के सारे कौन से बच गए, टेरिडोफाइट्स मिल रहे हैं। ऐसे नेमिंग कर देना। फिर आता है कैटलॉग। कैटलॉग के अंदर पूरी की पूरी लिस्ट होती है, ये तो आप लोगों को पता है, किसी भी होटल में जाते हो, कहीं भी जाते हो तो सबसे पहले क्या मांगते हो कि भाई मेरे को कैटलॉग प्रोवाइड करा दो, है ना? इस कैटलॉग का हेल्प कहाँ पे करेगा कैटलॉग? सपोज करो आप नॉर्थ दिल्ली में जा रहे हो, तो नॉर्थ दिल्ली में जाके आप वहां से मांगोगे कि भाई मेरे को यहाँ का कैटलॉग दे दो, तो उस कैटलॉग में ये लिखा होगा कि भी नॉर्थ दिल्ली के इस पार्ट में आपको ये वाला प्लांट देखने के लिए मिलेगा, इस पार्ट में आपको ये वाला एनिमल देखने के लिए मिलेगा। जैसे होटल्स में लिखा रहता है कि भाई यहाँ पे हमें सारी की सारी ये डिशेस मिलेगी, बर्गर मिलेगा, चाउमीन मिलेगा, और जितनी भी जो जो चीज आप लोग खाते होंगे वो सब मिलेगा, उनके प्राइसेस लिखे रहेंगे, होता है ना? या फिर ऑनलाइन कुछ हम ऑर्डर करते हैं, सामने पहले कैटलॉग देखते हैं, नहीं देखते हैं, तभी ऑर्डर करते हैं। ऐसी किसी रीजन में आप जाओगे, उस रीजन का कैटलॉग मांगोगे कि इस रीजन के अंदर कौन कहाँ पे एग्जैक्टली कौन से हैबिटेट में कौन सा प्लांट पाया जाएगा। शांत एकदम, पिन ड्रॉप साइलेंट। चलो तो चैप्टर फिनिश ना? फिनिश। यस फिनिश। मैम। अब जरा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चंस कहाँ से करोगे? यहीं से शुरू करता है क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चंस हाईलाइट कर देती हूँ कौन कौन से करने हैं, और सबके सब आंसर्स कहाँ पे देंगे मेरे को? ये वाले क्वेश्चंस करना है, सबके सब आंसर मेरे को पोल में देंगे। 1 2 3 4 8 9 10 मैं पोल जनरेट कर रही हूँ। चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं देगा, हर एक स्टूडेंट का आंसर मेरे को पोल में चाहिएगा। एंड इसके क्वेश्चन करते ही हमारा सबसे बोरिंग चैप्टर फिनिश। क्वेश्चन 1 का मैंने पोल बना दिया। मैम पोल कहाँ से मिल रहा है? हाँ जी मैम पोल ऑप्शन कहाँ से मतलब पता चलेगा? पोल कहाँ से पता चलेगा? आप अपना फोन का स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे बॉटम राइट में ना 3 डॉट्स होंगी, उस पर क्लिक करो। 3 डॉट दिख रही है, क्लिक किया, क्लिक करके ऑप्शन आ रहा होगा एक एक्टिविटीज का, बहुत सारे आइकन बन के आए होंगे, उस आइकन में एक आइकन आएगा एक्टिविटीज का, एक्टिविटीज पे क्लिक करो।
फिर ऊपर आपको पोल 2 एक्टिव दिखाई देगा, उन पे जाओ। फिर क्वेश्चन 1 ABCD ऑप्शंस दिख रहे होंगे, तो क्वेश्चन 1 का पहले आंसर पिक कर लो स्क्रीन से, फिर वहां पे जाके वोट कर दो। आया समझ में पंकज? बच्चों ये सब ना बहुत ध्यान से करना है पोल, बिकॉज इसका डेटा मेंटेन रहेगा, आप लोगों की क्लास परफॉर्मेंस चेक होगी इसी से कि बच्चे क्लास में कैसा कर रहे हैं। मैम मेरे को पोल का ऑप्शन नहीं आया। बेटा 3 डॉट्स पे क्लिक किया, फोन में 3 डॉट पे क्लिक करो, 3 डॉट पे क्लिक करके बहुत सारे आइकन बन के आएंगे, उस आइकन में एक आइकन दिखना एक्टिविटीज का, उस पे क्लिक करना मुस्कान, फिर उसमें आपको ऊपर दिख जाएगा पोल 4 एक्टिव, पोल 5 एक्टिव ऐसे लिखा होगा, उस पे क्लिक करना, फिर आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ दिखेगा, क्वेश्चन नंबर स्क्रीन से, क्वेश्चंस क्या है वो स्क्रीन से देखना है। बच्चे वोट कर भी रहे हैं, 28-30 वोट्स आ चुके हैं। और किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है? नो मैम। ओके करो जल्दी जल्दी से। बच्चों इतना टाइम लग रहा है क्वेश्चंस में? मैम हो गए। 8 तक हो गए, 8 में लेकिन 7 ही वोट आए हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? मैम हमारे में पोल आया ही नहीं अभी तक। तो चैट सेक्शन में आंसर कर दो फिर, जिसको पोल नहीं दिख रहा है ना चैट सेक्शन में आंसर करो, फिर एंड में ना क्लास के एंड में मैं आपको फोन का स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगी। अभी ऐसे ही करो। इतना क्वेश्चन पोल में करो, फिर बाकी ऐसे ही डिस्कस करके करते हैं। क्योंकि वो आंसर देगा फिर मेरे को। रेडी? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कौन देगा? हैंड रेज करो जल्दी जल्दी से। आप थोड़ा सा क्लास को इंटरेक्टिव बनाओ, बहुत बोरिंग बना दिया आज आप लोगों ने। सुहानी क्वेश्चन 1 का आंसर दो, बाकी सब लोग रेडी रहना आगे। मैम सी होगा, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। एग्जैक्टली, वेरी गुड, क्लैपिंग करो सब सुहानी के लिए। क्वेश्चन सेकंड का आंसर देगी दिशा। दिशा जल्दी से क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन भी पढ़ना है और करेक्ट आंसर बताना है, फिर क्यों करेक्ट है वो भी बताना है। दिशा। मैम क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है सी, सेल डिवीजन। बेटा एक बार क्वेश्चन रीड कर दो ना, मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ में आया। प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट लाइफ बाय विच मेथड?
किस मेथड के थ्रू? सेल डिवीजन के थ्रू। बोल दो मैम, मैम सेल सी डिवाइड सेल करती डिवीजन। रहती है। क्यों सेल डिवाइड करती रहती है वो पंकज? सेल क्यों डिवाइड करती है प्लांट्स के अंदर थ्रू आउट देयर लाइफ? क्या है उनके पास? 10th का गलती। यस मैम। क्या है उनके पास प्लांट्स के पास जो थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रो करते रहते हैं वो? मैम उनके पास नेक्स्ट issues वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देंगे मेरे को अर्पित। अर्पित मैम डी। अर्पित बेटा क्वेश्चन मैम भी डी। पढ़ो ना। अरे क्वेश्चन भी पढ़ो। ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय। तो इसका आंसर होगा कैसे? डी, सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप। ड्यूरिंग इन वाइट्रो कल्चर बेबी मतलब बच्चों आप कभी नंबर ऑफ सेल्स को काउंट कर सकते हो माइक्रोस्कोप में भी? यस मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। देखती हूँ बाकी बच्चों ने क्या आंसर दिया क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन 3 में 22 बच्चों ने डी आंसर दिया है। 22 बच्चों ने। इसका आंसर क्या होना चाहिए? या अर्पित के आंसर को ही हम लॉक कर दें यहाँ पे? बोलो जल्दी 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 सबके सब। बेटा ये ऐसे क्वेश्चन है नीट एग्जाम में आएंगे। इनको मैम ऑप्शन बी होगा शायद। ऑप्शन बी। मैम ऑप्शन यस मैम ऑप्शन डी होगा। बी ऑप्शन में क्या? एनालाइजिंग द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू कितना अमाउंट एब्जॉर्ब किया जा रहा है? कितने बच्चे इस आंसर से एग्री कर रहे हैं? मैम थर्ड वाला क्वेश्चन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। थर्ड क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा? ग्रोथ इन यूनिसेलुलर। बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पूरी तरीके से सिर्फ एक ही टाइप की सेल से मिलके बने होते हैं और इनकी बॉडी बहुत सिंपल होती है नहीं होती है? सिंपल सी बॉडी होती है। काउंटिंग द मास ऑफ कल्चर्ड सेल्स की मास को काउंट करके नहीं पता लगा सकते। एनालाइजिंग द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बेटा कैसे पता लगाओगे न्यूट्रिएंट्स उसने कितना एब्जॉर्ब किया? और एब्जॉर्ब किया भी तो क्या ग्रो हुआ वो इतना? नहीं बता पाओगे। ग्रोथ कैन नॉट बी ऑब्जर्व। भाई ग्रोथ तो ऑब्जर्व हो सकती है। सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग इन वाइट्रो कल्चर। जब मैं उसको कल्चरिंग कर रही हूँ सेल को, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को मैं लैब में लेके गई, लैब में इसको बोल दिया कि भाई तू आराम से ग्रो कर, जितना मल्टीप्लाई करना है कर तू। 1 से 2 बन रहा है, 2 से 4 बन रहा है, 4 से 8 बन रहा है। आप इतने सही बताया था कि भाई सिंपली नंबर ऑफ सेल्स काउंट कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर। एक सेकेंड, जिससे मैं पूछूंगी वो बताएगा। सारे वो क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को क्लासेस में कराए थे। इसका आंसर मेरे को मानसी भारद्वाज देंगी। मानसी। मैम ए। बेटा क्वेश्चन पढ़ो पहले। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड reproduction and growth are mutually exclusive events. कल पढ़ाया था मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली इंक्लूसिव। यस मैम। कल Yes. क्लास पढ़ाया था ना म्यूचुअली इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव। Yes ma'am. क्वेश्चन 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन 8 मेरे को भव्या बताएंगी। Yes, ma'am. Which of the following set of organism reproduce by fragmentation? Asexual mode of reproduction. Ma'am, option B. Fungi, filamentous algae, and protonema of mosses. मतलब ये बोल रहा है कि भाई इनमें से कौन से सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे। तो हमको पता है भाई फ्रेगमेंटेशन के थ्रू अमीबा तो नहीं करता। अमीबा के अंदर तो सिर्फ क्या होता है? फीजन होता है, या तो फीजन होता है। तो ये ऑप्शन तो मैंने कट कर दिया। फंजाई के अंदर भी होता है, फिलामेंटस एल्गी के अंदर फ्रेगमेंट बनता है, प्रोटोनीमा ऑफ मास के अंदर भी फ्रेगमेंटेशन होता है। हाइड्रा कभी भी फ्रेगमेंटेशन नहीं दिखाता। हाइड्रा क्या दिखाता है? बडिंग दिखाता है ना।
बैक्टीरिया का मैम एक जनरेशन बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन दिखा दे, तो ये भी नहीं होगा, अमीबा भी नहीं हो सकता बिकॉज अमीबा, तो बचा कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए भाई, हाँ जी कोई कुछ बोल रहा है, प्रोटोनिमोमोसिस समझ में नहीं आ रहा है? शांत एकदम सब। पवन यस मैम। समझ आया? नो मैम, ये वाला समझ नहीं आया। क्या बेटा? नहीं समझ में नहीं आया मैम ये लाइन ना देखो बेटा, एनसीईआरटी में लिखी थी। ये सिंपली पूछा है, एकदम simple पूछा है कि भाई इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं ये हमें कि इनमें से ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो सबके सब फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म है, उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक करा दिया और उसका हर एक फ्रेगमेंट एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, फ्रेगमेंटेशन। मैम मैम जो मोसिस है उसमें स्पॉर फॉर्मेशन होती है शायद, लेकिन उसकी जो प्रोटोनीमा स्टेज होती है ना, प्रोटोनीमा स्टेज के अंदर फ्रेगमेंटेशन पाई जाती है। ओके मैम। उसके ऊपर लीफी स्टेज आ जाती है छोटी छोटी, फिर उस स्टेज से बॉडी से डिटैच होती रहती है एंड नया मोस बनाती रहती है। अब आया पवन समझ में? यस मैम। आज वो कहा है दूसरा सावन, नहीं आया आज क्लास में सावन? नहीं आया। आप लोगों ने ग्रुप ही नहीं बनाया ताकि मैं बच्चों को मैसेज भी कर पाऊं जो क्लास में नहीं आ रहे हैं। बनाया पवन ग्रुप आपने? बनाया था, अभी मैंने लिंक नहीं भेजा। अभी लास्ट क्लास में के भेज बाद दूंगा मैम। क्लास में भेज दे। हाँ जी, ओके मैम। किसी ने मैम बोला, बोलो भाई। क्वेश्चन नहीं करने, नेक्स्ट चैप्टर शुरू कराऊं? ये करने हैं क्वेश्चन। मैम ये मैम सावन क्वेश्चन बोलो। करा लीजिए। क्लास में हो क्लास में, ठीक है। तो आप लोग क्लास क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो जैसे कल कर रहे थे। थोड़ा सा एक्टिवनेस दिखाओ बच्चों। मैम आज आप पूछ रही हो ना? चलो 9th क्वेश्चन सावन हमको समझाएंगे। बताओ सावन। ओके मैम। Reproduction is synonymous with growth in which the following set of organisms. रिप्रोडक्शन इज मैम साइनोनिम इसका आंसर है यस मैम, इसका आंसर है ऑप्शन ए, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर, एल्गिया एंड एमीबा। इसका मतलब है भाई कि रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ। किसके केस में होता है ये? मतलब म्यूचुअली इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं। म्यूचुअली सभी यूनिसेलुलर के अंदर होता है ना। फिलामेंटस एल्गी मल्टी सेलुलर होता है, फंजी भी मल्टी सेलुलर होता है, ये भी फंजी मल्टी सेलुलर होता है, इसलिए बचा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 कौन एक्सप्लेन करेगा? हैंड रेज करो जल्दी जल्दी से, हैंड रेज। किसी का हैंड रेज नहीं? दिव्यांश आप करोगे? यस मैम। बताओ। मैम पहले क्वेश्चन रीड कर दूं? हाँ क्वेश्चन रीड करो, बाकी सबको क्वेश्चन समझाओ। ओके मैम। Why reproduction can't be considered as an inclusive defining characteristic of all living organisms? मैम इसमें कह रहा है कि रिप्रोडक्शन को हम एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्यों नहीं मान सकते सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए? Exactly. मैम Because मेरे हिसाब से मैंने तो मैम इसे बताओ बताओ। दिव्यांश आंसर। मैम बी ऑप्शन स्टेराइल। यस मैम बताओ डिवाइन। मैम इसकी डी होगा क्योंकि मैम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो प्रोड्यूस, एंड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी फर्टाइल लाइक म्यूल्स। इसीलिए तो बच्चों की नेगेटिव मार्किंग होती है एग्जाम में।
भाई मैंने कौन से नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको बताए थे जो रिप्रोड्यूस करते हैं? बी है मैम, ऑप्शन बी है इसका आंसर। मैम बी है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑप्शन बी कोई इज बेटा करेक्ट। कोई नॉन लिविंग मैम बी है बी। रिप्रोड्यूस करता है, मेरे है ये रिप्रोड्यूस करेगा कभी? रिप्रोड्यूस कर सकता है? नो मैम भैया अगर ये नहीं। रिप्रोड्यूस करता मेरे को नए पेन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। अब जरा ना ऑनेस्टली मेरे को बता दो, इतने आंसर मैंने करेक्टली बताए, ऐसा कौन स्टूडेंट है जिसने सारे के सारे यही आंसर लगाए थे पोल में? मैम आपने दो के पोल ही नहीं लगाए। मैंने कितने क्वेश्चंस के मैम पोल हमें लगाए? बस 10th वाला आप नहीं सब किया और पोल सारे लगाए, क्वेश्चन 10 का पोल लगा रखे थे मैंने। सॉरी 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 बच्चों, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था मेरा। सही थे सबके सही है क्वेश्चंस। क्वेश्चन 11 बताओ कौन एक्सप्लेन, एक बार ना आपके सबके हैंड्स लोअर कर दूं मैं, सबके सबने हैंड रेज कर रखे हैं। क्वेश्चन 11 हैंड रेज करो, कौन बताएगा? ज्योति बताएंगी, चलो सबसे पहले ज्योति ने हैंड रेज किया। ज्योति जल्दी से क्वेश्चन 11 एक्सप्लेन करो। Which of the following characteristic is not a defining character of living organism? इसका मतलब है जो इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जो एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होगा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। Which of the following characteristics is not a defining character of living organism? कौन सा नहीं है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। वेरी गुड, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन ग्रोथ 12, हो मैम ओ। हाँ बोलो बोलो। मैम मैं नेक्स्ट नेक्स्ट श्रेया ठाकुर बताओ जल्दी से 12 क्वेश्चन। Ma'am, metabolism can be best defined as option C, the sum total of all chemical reaction occurring in the body. Metabolism is the process in which chemical नहीं, the sum total of all the reaction. Very good, बहुत simple है। Next, in which of the following metabolism reaction taking place? कौन बताएगा? आयशा बताएंगी? आयशा, are you there? यस मैम। बताइए। मैम बोथ ए एंड सी। आकांक्षा सही बता रही है आयशा? Yes, ma'am. चलो हम मान लेते हैं इनकी बात। आगे चलो, डाइवर्सिटी वाले क्वेश्चंस पे आ जाओ। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया एक भी क्वेश्चन का, वो आंसर देगा मेरे को 17 का। हैंड रेज करो, पहले लोअर डाउन करो सबके सब अपने हैंड्स। अब शिफा, शिफा आंसर बताओ 17 का, फिर पंकज से पूछेंगे। ओके मैम। जल्दी Biodiversity can be best defined as which one? ma'am a species and ecosystem of a region. Option B is correct. नबानिता, नबानिता मैथी, मैथी सही बताया इन्होंने? मैम नबानिता, मैम एक डाउट है। हाँ जी, डाउट 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 पूछो। variety of life and ecosystem. लेकिन अगर मैं बोलूं नहीं बेटा गलत है, मैं नहीं मानती आपका आंसर। मैम ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन ए। वेरी गुड option D. अर्पित, वेरी गुड। नहीं दीपांशु, डी नहीं होगा। अर्पित एक्सप्लेन करेंगे ये आंसर कैसे है? मैम हमारे बायोडाइवर्सिटी में वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि अभी तक हम डिफाइन भी नहीं कर पाए हैं। जैसे कि हम एग्जांपल भी ले सकते हैं कोरोना वायरस का। बायोडाइवर्सिटी कैन बी बेस्ट। बायो का मतलब होता है भाई कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशंस,
कितनी वेरिएशंस है मेरे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की? तो आपने बोला सी वैरायटी ऑफ लाइफ, बेटा लाइफ नहीं, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। टोटलिटी ऑफ जीन, स्पीसीज, इकोसिस्टम, नो। स्पीसीज एंड इकोसिस्टम, भाई इकोसिस्टम नहीं लेते बायोडाइवर्सिटी में, सिर्फ ऑर्गेनिज्म का नंबर लेते हैं, कितने टाइप के हैं और कितना नंबर है। आया समझ में? जानवी, क्वेश्चन Yes, ma'am. जानवी, यस सुहानी। मैम एक क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें ये पूछा हुआ था कि जो कैरोलिस लिलानियस है उन्होंने मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? तो टू ऑप्शन में मैं कंफ्यूज हो गई थी, मैंगीफेरा इंडिका और मैंगीफेरा लिन, तो उन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? मैंजीफेरा इंडिका, लिन नहीं आता। मैंजीफेरा इंडिका, लिन, वो तीनों होते थे। ओके मैम। जानवी, 18 का आंसर बताओ। हाँ जी, Number of species that are known and described ranges between option A 1.7 to 1.8 million. वेरी गुड। पंकज, 19 का आंसर बताओ। And rising the name of living organism is known as, ma'am, option C, nomenclature. नेम अगर हमें किसी भी का स्टैंडर्डाइज करना है तो नॉमेनक्लेचर करेंगे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने अब तक आंसर नहीं दिया वो 20 का आंसर देगा। कनिष्का ने नहीं दिया एक भी आंसर। कनिष्का, Yes, ma'am. बताइए Ma'am, बेटा। option B, identification of the organism. Word step in taxonomy, identification. C characterization, CINC, ये था ना, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन। इसमें ICBN बहुत सिंपल है। इंटरनेशनल या इंडियन? मैम बोटानिकल। चलो अब जरा ये क्वेश्चन 28 वाला देख लो जो नीट में भी आया हुआ है। देखो 2019 में आया हुआ है, 2016 में आया हुआ है। इसका जो आंसर देगा इसका मतलब उसको नीट में 4 मार्क्स मिल गए। कौन आंसर करेगा इसको? देखती हूँ किस किस ने अभी तक आंसर नहीं दिया। अमन ने एक भी आंसर नहीं दिया है, बताइए। मैम मैं बताऊं? नहीं, मेरे को अमन से पूछना है सिर्फ। अमन ही बताएंगे इसका आंसर और कोई नहीं बताएगा। माही बताएंगी? माही बहुत शांत है क्लास में। Yes, ma'am. बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। Option D. ऑप्शन डी। राहुल, ऑप्शन एक्सप्लेन कर सकते हो बेटा, माही ने सही बताया या गलत? यस मैम। मैम इसका आंसर डी होगा, क्योंकि जो हम नेम लिखते हैं उसमें पहले जो स्पेसिस नेम आता है उसमें कैपिटल लेटर लिखना होता है, लेकिन इसमें बोला है कि बोथ में हमें स्मॉल लेटर से उसको लिखना है, जो उसके अगेंस्ट है ICBN के रूल्स के।
सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, कनेक्शन लॉस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज मेरा वाईफाई में इशू रखा है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 29 हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों। 29 का आंसर बताओ। अभी बस स्क्रीन शेयर होने लग रहा है। बताइए क्वेश्चन 29 का आंसर। कौन है जिसने अभी तक एक भी आंसर नहीं दिया है? मैम मैंने आंसर नहीं किया किसी क्वेश्चन का। बताओ ईशा, 29 का। Which one is the incorrectly written scientific name? ओके, मैम ऑप्शन सी। सी, कैंसर। डी। डी सही लिखा है, डी। मैम डी। मैम डी डी होगा। डी होगा। ऑप्शन डी। लिविया कैपिटल में लिख दिए सारे के सारे। क्या आंसर होगा? आया ईशा समझ में क्यों डी होगा? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा मेरे को? कोलंबा लिया, अच्छा कोलंबा लिविया किसका साइंटिफिक नेम है? पीजन, मैम कबूतर। पता नहीं। कबूतर। 30 ओके ठीक मैम। है, आंसर करेगा तो मैम कौन करेंगे? तो कौन रह मैं गया क्लास में अब? मैं मैमी। पूछ रहे थे हम सावन से ना? सावन। क्वेश्चन 30 का आंसर बताओ। मैम 31 का आंसर मेरे को मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। अब दिख रही होगी बेटा, अब तो शो कर दी। यस मैम आप दिख रही है, मैम दिख रही है। हाँ हाँ, मैम कौन से क्वेश्चन का देना है? 30 का आंसर देना है। 30 का? हाँ जी। मैम इसका क्वेश्चन है इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द नेम ऑफ ऑथर अपीयर्स आफ्टर दी। किसके बाद जो ऑथर का नेम अपीयर होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में? इसका आंसर है स्पीसीज, क्योंकि पहला जीनस आता है, फिर स्पीसीज आता है, फिर ऑथर का नेम आता है। राइट, बताओ। मैम आपकी वॉइस कट हो रही है। बेटा मेरा ना नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है। योगेश्वरी जाकिया 31 का बताओ, फिर उसके बाद क्लास फिनिश करते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में 31 बायोलॉजी का का क्लास स्टार्ट करेंगे। मैम बताओ 31 का ए। मम्मी। मैम ए। Select the correctly written scientific name of mango मैम which बी was होगा। described by Carolus. मैम सी। डी होगा आंसर। A Magnifera indica lens. मैम बी इज द करेक्ट आंसर। मैम बी। मैम ये होगा। ये होगा मैम। मैम सी होगा। मैम ए होगा। मैम ए। मैम सी होगा। मैम ऑप्शन मैम ए। ए होगा। मैम बी होगा। मैम ए। मैम ए होना चाहिए। मैम ऑप्शन मैम ऑप्शन ए। बी। मैंगो खाए तो मैम ए 10 डिग्री यहाँ मैंगो। करेक्टली रिटन नेम ऑफ मैंगो कैरोलस दिया था मैंजीफेरा इंडिका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। बी होगा। ऑप्शन ए। ए मैम ए। ए मैम हो ए।
क्योंकि साइंटिफिक का नेम, साइंटिस्ट का नेम भी तो बताया ना, लिखा जाता है। यस मैम। ये सब तो मैम ए होगा या डी? 31 का ए होगा बेटा। डी में तो देखो कैर लिख दिया इन्होंने, कैर नहीं लिखते, लिन लिखता है सिर्फ, लीनियस का लिन लिख के भी दिखाया था कल मैंने आपको। यस मैम। ठीक है, तो चलो बच्चे काम करते हैं, आज की क्लास हम यही फिनिश करते हैं बिकॉज बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है, हम लोग प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हैं क्लास। मैं आप लोगों को ना एक काम करती हूँ, ये सेम पीडीएफ आपके ग्रुप में शेयर कर देती हूँ अभी, इसके आगे के